कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आर्यवीर ने उसी समय अपना फ़ोन ड्रॉवर से निकाला। स्क्रीन ऑन हुई तो उस पर अवनी की कई मिस्ड कॉल थी। उसकी उंगलियां एक पल के लिए रुक गई, लेकिन अगले ही सेकंड उसने कुछ नहीं सोचा, फ़ोन जेब में रखा, कार की चाबी उठाई और सीधे बाहर निकल गया। रास्ते भर उसके चेहरे पर सिर्फ सन्नाटा था। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वहां मौजूद स्टाफ की हलचल बदल गई। कुछ पुलिसकर्मी तुरंत सीधे खड़े हो गए। इंस्पेक्टर ने जैसे ही उसे अंदर आते देखा, वो खुद बाहर निकल कर आया और थोड़ा घबरा कर बोला, सर, आपको यहाँ आने की तकलीफ़ क्यों करनी पड़ी? अगर कोई काम था तो बता देते। आर्यवीर बिना जवाब दिए अंदर चला गया। उसने सामने रखी कुर्सी को हल्का सा पीछे खींचा और उस पर ऐसे बैठा जैसी जगह उसकी हो। एक पैर दूसरे पैर पर रखा, हाथ कुर्सी के हत्थे पर टिकाया और कुछ सेकंड बिना बोले सिर्फ इंस्पेक्टर को देखता रहा। कमरे में मौजूद हर आदमी को लग रहा था जैसे आवाज़ करने की भी इजाज़त नहीं है। फिर उसने बहुत शांत लेकिन कड़क आवाज़ में कहा, जब ज़रूरत मेरी थी इंस्पेक्टर साहब, तो मुझे खुद आना पड़ा। इंस्पेक्टर ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन आर्यवीर ने उसकी तरफ देखते हुए आगे कहा, मुझे पता चला है शेखर शर्मा पर सिंघानिया ग्रुप में 50 लाख के घोटाले का आरोप है। इंस्पेक्टर ने तुरंत फाइल आगे करते हुए कहा, जी सर, रिकॉर्ड और शिकायत के हिसाब से। आर्यवीर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक दिया। उसने धीरे से अपनी उंगलियां टेबल पर रखी और बोला, रिकॉर्ड? फिर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन आंखें बिल्कुल ठंडी थी। किसी भी गुनाह के बारे में फैसला लेने से पहले छानबीन करना बहुत ज़रूरी होता है इंस्पेक्टर। वर्दी सिर्फ अधिकार नहीं देती, जिम्मेदारी भी देती है। इंस्पेक्टर अब पूरी तरह चुप था। आर्यवीर थोड़ा आगे झुका और बोला, तुम्हें पता भी है ये कौन है? इंस्पेक्टर ने घबराकर सिर हिलाया। नहीं सर। आर्यवीर ने बिना पलक झपकाए कहा, ये मेरे ससुर जी हैं। इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग बदल गया। वो तुरंत बोला, सर, मुझे नहीं पता था कि आप इनको जानते हैं, वरना मैं इन्हें छूने की भी गलती नहीं करता। आर्यवीर ने उसी पल उसकी बात काट दी। उसने कुर्सी से उठते हुए कहा, गलती तो तुम कर चुके हो इंस्पेक्टर। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और उसके सामने जाकर रुक गया। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि ये मेरे ससुर जी हैं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि बिना पूरी जांच के किसी इंसान को अपराधी बना देना सबसे आसान और सबसे घटिया तरीका होता है। उसने एक पल रुक कर कहा, और जहाँ तक बात सच की है तो वो मैं निकाल लूँगा, कौन बेगुनाह है और कौन गुनाहगार। इसका फैसला फाइलें नहीं करेंगी। पूरा कमरा चुप था। आर्यवीर ने अपनी घड़ी देखी और बोला, मेरा वकील आता होगा, उसके आने तक शिखर जी के साथ पूरा सम्मान रखा जाएगा और कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। और एक बात और, उसकी आवाज़ अब और ठंडी हो गई, अगर इस पूरे मामले में जल्दबाजी हुई या मुझे पता चला कि किसी ने अपने पद का इस्तेमाल करके किसी निर्दोष को फंसाने की कोशिश की है, तो फिर हिसाब कानून करेगा या मैं करवाऊंगा, ये सोचने का वक्त तुम्हें नहीं मिलेगा। अपना हिसाब तुम खुद लगा लेना। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपना सिर झुका दिया। उसकी नसों में खून की जगह जैसे पानी दौड़ने लगा था। आर्यवीर ने उसकी तरफ आखिरी नज़र डाली और बहुत शांति से कहा, बाकी जो करना है वो मैं खुद कर लूँगा। उसके बाद वो बाहर आ गया। कुछ देर बाद उसका वकील पहुँच गया। जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी हुई और थोड़ी देर बाद शेखर शर्मा बाहर आए। उनका चेहरा थका हुआ था। उन्होंने बाहर निकलकर जैसे ही आर्यवीर को देखा, कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और टूटती आवाज़ में बोले, बेटा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आर्यवीर ने बिना देर किए उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और बहुत शांत आवाज़ में बोला, पापा, आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। शेखर जी की आंखें और भर गई। आर्यवीर ने उनका कंधा पकड़ा और कहा, अभी आप बस घर चलिए, बाकी बाद में देखेंगे। उसने कार का दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर बिठाया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, जिसने भी ये किया है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप टेंशन मत लीजिए।
दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में थोड़ी देर बाद अवनी अर्चना बघेल के साथ पहुंची। वो जल्दी जल्दी अंदर गई और पूछा, शेखर शर्मा कहाँ हैं? सामने से जवाब मिला, उन्हें कोई बिल दिलाकर लेकर जा चुका है। अवनी वहीं रुक गई। कौन? लेकिन सामने वाले ने सिर्फ इतना कहा कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। अवनी का दिल बैठ गया। उसने मैम को थैंक यू बोला आने के लिए और बिना समय गवाए ऑटो लिया और सीधे घर के लिए निकल गई। उधर आर्यवीर शेखर जी को लेकर उनके घर पहुंच चुका था। बेल बजते ही गायत्री जी ने दरवाज़ा खोला। सामने शेखर जी को देखते ही उनकी आंखें भर आई। उन्होंने तुरंत उनके गले लग गई। आप ठीक हैं ना? शेखर जी ने बस सिर हिला दिया। गायत्री जी की नज़र फिर आर्यवीर पर गई। वो कुछ पल उसे देखती रही। उनकी आंखों में राहत थी। उन्होंने कहा, बेटा अंदर आओ। आर्यवीर ने कहा, नहीं माँ, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। गायत्री जी बोली, नहीं बेटा, एक कप चाय पिए बिना नहीं जाओगे। आर्यवीर ने हल्की मुस्कान दी लेकिन अब कुछ नहीं बोला। तभी बाहर ऑटो रुका। अगले ही पल अवनी लगभग भागते हुए अंदर आई। उसकी नज़र जैसे ही अपने पापा पर गई, वो दौड़कर उनके गले लग गई। पापा! उसकी आवाज़ टूट गई। उसने उन्हें कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने उसके गाल पकड़कर कहा, सॉरी पापा, मैं थोड़ा लेट हो गई। शेखर जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। कुछ नहीं हुआ बेटा। अवनी रोते हुए उन्हें देख रही थी। फिर अचानक उसकी नज़र सामने गई और वहाँ खड़ा था आर्यवीर। कुछ सेकंड तक वो उसे देखती रही। फिर उसके दिमाग में सुबह से जुड़ी सारी बातें एक साथ घूम गई। उसका फ़ोन ना उठाना, उसका अचानक गायब रहना, फिर यहाँ पहुँचकर उसके पापा को छुड़ाना। उसके अंदर जमा डर और गुस्सा अचानक एक अलग दिशा में मुड़ गया। उसे लगा जैसे ये सब किसी योजना का हिस्सा हो। जैसे पहले चोट और फिर मदद, उसके बाद धीरे धीरे मुट्ठी में बदल गए उसके हाथ। उसकी आंखें गुस्से से भर गई। उसने मन ही मन कहा, तो ये सब था इसका प्लान। पहले मेरे पापा को फंसाओ, फिर उन्हें छुड़ाकर अच्छे बनने की कोशिश करो। उसका चेहरा सख्त हो गया। वो नफरत से आर्यवीर को देखने लगी। दूसरी तरफ आर्यवीर ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसने बस शेखर जी की तरफ देखा, हल्का सा सिर झुकाया और बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर निकल गया। अवनी उसे जाते देखती रह गई। गायत्री जी उसके लिए चाय बनाने गई थी और उसके अंदर गलतफहमी और गुस्से की आग और गहरी होती चली गई। आर्यवीर बाहर निकल चुका था। घर के अंदर सब कुछ जैसे कुछ देर के लिए शांत हो गया था, लेकिन अवनी के अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं थी। उसके दिमाग में एक साथ बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। सुबह से लेकर अब तक जो कुछ हुआ था वो सब उसके अंदर उलझ गया था। पुलिस स्टेशन, पापा का वहाँ होना, उसका फ़ोन ना उठाना, फिर अचानक उसका पहुँचना, वकील लाना और पापा को लेकर आ जाना, कुछ भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि ये सब संयोग हो सकता है। उसे बस एक ही बात बार बार परेशान कर रही थी, क्या यह सब पहले से प्लान था? उसने अपने पापा को देखा। वो अभी माँ के साथ अंदर जा रहे थे। उसने धीरे से कहा, पापा मैं 2 मिनट में आती हूँ, और बिना किसी के जवाब का इंतज़ार किए बाहर निकल आई। बाहर आकर उसने देखा आर्यवीर अपनी कार का दरवाज़ा खोल रहा था। वो ड्राइविंग सीट पर बैठने ही वाला था कि अवनी तेज कदमों से उसके पास गई और जाकर कार की विंडो पर हाथ रख दिया। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा नहीं, बस रुक गया। अवनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, इतनी भी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? आर्यवीर सिंह खुराना। उसकी आवाज़ में गुस्सा था लेकिन अंदर दर्द भी था। क्या साबित करना चाहते हैं आप? पहले मेरे पापा को इन गलत इल्ज़ामों में फंसाकर उनकी इज्जत का तमाशा बनाना चाहते हैं, फिर उन्हें छुड़ाकर उनकी और सबकी नज़रों में महान बनना चाहते हैं। आर्यवीर की नज़र अब धीरे से उसकी तरफ उठी। अवनी रुकी नहीं। आपकी दुश्मनी मुझसे है ना? अगर मैंने आपको धक्का मारा, अगर मैंने आपको थप्पड़ मारा, तो जो भी बदला लेना है मुझसे लीजिए। मेरे मम्मी पापा को इसमें मत लाइए। आप जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। उसकी आंखें भरने लगी थी लेकिन गुस्सा कम नहीं हो रहा था। अपनी नफ़रत के चलते आप किसी दूसरे की ज़िंदगी को कुछ समझते ही नहीं हैं। सामने वाले लोग आपको इंसान नहीं लगते, कीड़े मकोड़े लगते हैं, बस जिन्हें जैसा चाहो वैसा चलाओ। कुछ सेकंड तक उन दोनों के बीच खामोशी रही। आर्यवीर उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं आया, बस उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। उसके मन में बस एक ही बात आई, ये लड़की कभी रुकती भी है या हर बार फैसला पहले करती है और सोचती बाद में है?
उसने बिना कुछ बोले धीरे से विंडो से उसका हाथ हटाया और कार का दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन अवनी ने फिर उसका रास्ता रोक दिया। इस बार उसकी आवाज़ और तेज़ थी। मेरी बात का जवाब दीजिए, मैं अवनी शर्मा आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? आर्यवीर ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर बहुत धीरे से उसका हाथ विंडो से हटाया और बोल लिया जो तुम्हें बोलना था। अवनी उसकी तरफ देखती रही। आर्यवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अवनी शर्मा नहीं। उसकी आवाज़ बहुत शांत थी, लेकिन वही शांति ज़्यादा भारी लग रही थी। अवनी आर्यवीर सिंह खुराना। वो हल्का सा रुका। अपने नाम को मेरे नाम से अलग करने की गलती बार बार मत किया करो। अवनी का चेहरा और सख्त हो गया। आर्यवीर आगे बोला, वरना हर बार बर्दाश्त करूं, इतना भी शरीफ नहीं हूं मैं। वो उसके एक कदम करीब आया, लेकिन दूरी बनाए रखी। तुम्हारा ये नाम मेरे नाम के साथ एक जन्म के लिए नहीं, 7 जन्मों के लिए जुड़ चुका है। तुम्हें जितना एटीट्यूड दिखाना है दिखा सकती हो। हाँ, ये बात बहुत अलग है कि मेरी बीवी दिल से तुम शायद कभी नहीं बन सको। फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, इतनी भी खास नहीं हो जो तुम आर्यवीर सिंह खुराना के दिल में अपनी जगह बना सको। उसकी आंखें कुछ पल के लिए बदल गई, लेकिन अगले ही सेकंड वो फिर सामान्य हो गया। लेकिन समाज की नज़रों में मेरी पत्नी हो रहोगे और इस बात को कोई नहीं बदल सकता, तुम खुद भी नहीं। अवनी कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन उसने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। और एक बात और। उसकी आवाज़ अब थोड़ी ठंडी हो गई। आर्यवीर सिंह खुराना के चंगुल से छूटना इतना आसान नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात सुन लो। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आर्यवीर सिंह खुराना जो भी करता है डंके की चोट पर करता है। अवनी की सांस अटक गई। आर्यवीर आगे बोला, अगर मैंने तुम्हारे पापा को फंसाया होता तो सच तुम्हारे सामने होता। मुझे छुप कर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसने बहुत साफ आवाज़ में कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अवनी की आंखें हल्की बदली, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। आर्यवीर आगे बोला, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि शेखर शर्मा इस केस में गलत फंसाए गए हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते, ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। वो थोड़ा पीछे हटा, और मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मुझे तुम्हें कोई सफाई देनी है। उसने कार का दरवाज़ा पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिसने भी ये किया है उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। उसकी आंखें पहली बार थोड़ी ठंडी लग रही थी। बहुत बुरी तरह चुकानी होगी। उसने कार में बैठते हुए कहा, इस बात को तुम भी याद रखना और आने वाले समय में वो इंसान भी जिसने ये किया है। अवनी वहीं खड़ी रह गई। उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन शब्द नहीं मिले। आर्यवीर ने कार स्टार्ट किया और फिर बिना उसकी तरफ देखे बस इतना कहा, शाम तक घर चली जाना। अगले ही पल उसने कार इतनी तेज़ी से घुमाई कि कुछ सेकंड के लिए हवा उसके चेहरे तक आई और कार सड़क पर आगे निकल गई। अवनी वहीं खड़ी रह गई। उसकी मुट्ठियाँ अब भी बंधी थी। चेहरे पर गुस्सा अब भी था, लेकिन पहली बार उसके अंदर कुछ हिल गया था। वो कार को तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे की शक्ति कम होने लगी। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगा, अगर ये आर्यवीर ने नहीं किया तो किसने किया? पापा को कौन ऐसे फंसा सकता है और क्यों कोई ऐसा करेगा? वो वहीं खड़ी सोचती रही। आर्यवीर की कार सड़क पर दूर निकल चुकी थी, लेकिन उसकी तेज़ रफ्तार की आवाज़ जैसे अभी भी हवा में रह गई थी। अवनी वहीं कुछ सेकंड तक खड़ी रही। उसकी मुट्ठियाँ धीरे धीरे ढीली हुई। उसके चेहरे पर अब भी गुस्सा था, लेकिन उसके अंदर सवाल ज़्यादा थे। अभी कुछ देर पहले तक उसे पूरा यकीन था कि ये सब आर्यवीर ने किया होगा, लेकिन उसके जाने से पहले कही गई बातों ने उसके मन में एक छोटा सा शक छोड़ दिया था। अगर इस अकड़ की दुकान ने ये सब नहीं किया तो कौन कर सकता है? वो अभी उसी सोच में खड़ी थी कि पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा। गायत्री जी दरवाजे पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन अभी भी वो खुद को संभाले हुए थी। उन्होंने बाहर नज़र दौड़ाई और फिर अवनी से पूछा, बेटा आर्यवीर कहाँ गया? अवनी कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने अपने चेहरे पर आया गुस्सा दबाया और सामान्य बनने की कोशिश करते हुए बोली, चले गए, उन्हें कुछ काम था। गायत्री जी ने थोड़ा बाहर देखा, फिर हल्की चिंता से बोली,
लेकिन बेटा कम से कम एक कप चाय तो पी लेता, सुबह से भाग दौड़ में लगे हुए थे। अवनी ने हल्का सा सिर झुकाया और बोली, माँ आप बेवजह परेशान हो रही हैं, उनकी मीटिंग थी शायद इसलिए रुक नहीं पाए। गायत्री जी ने उसे कुछ सेकंड देखा, जैसे उन्हें लगा हो कि कुछ और भी हुआ है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस धीरे से बोली, चलो अंदर आओ। अवनी गायत्री जी के साथ अंदर आ गई। अंदर आकर माहौल पहले से थोड़ा शांत था। शेखर जी अब कमरे में बैठ गए थे। उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन वो खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अवनी धीरे से उनके पास जाकर बैठ गई। कुछ देर तक वो उन्हें देखती रही, फिर बहुत सीधे सवाल करते हुए बोली, पापा आपको किसी पर शक है? आपकी किसी से बहस या छोटी मोटी लड़ाई हुई पापा? शेखर जी ने उसकी तरफ देखा। अवनी आगे बोली, अगर कोई बात है, अगर आपको लगता है किसी ने जानबूझकर किया है तो आप मुझे बता सकते हैं। शेखर जी कुछ सेकंड तक चुप रहे। उन्होंने नज़र नीचे की और फिर धीरे से बोले, नहीं बेटा, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है। उन्होंने गहरी सांस ली। ना ही मेरी किसी से कोई बहस या लड़ाई हुई। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, ऑफिस, काम, जिंदगी, कोई परेशानी भी नहीं थी। फिर ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। उनकी आवाज़ में उलझन थी। अवनी उन्हें देखती रही। वो जानती थी उसके पापा झूठ नहीं बोलते हैं। उनके चेहरे पर वही आदमी बैठा था जो सच में कुछ नहीं समझ पा रहा था। उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, ठीक है पापा, अभी कुछ मत सोचिए, हम देख लेंगे। तभी बाहर दरवाजे की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसी समय आर्यवीर की कार शहर की सड़कों पर आगे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर वही ठंडी शांति थी जो अक्सर उसके गुस्से के बाद आती थी। कुछ दूर ड्राइव करने के बाद उसने ब्लूटूथ कान से लगाया। दूसरी तरफ ड्राइवर ने कॉल उठाई। आर्यवीर ने बस इतना कहा, ओनी को लेने उसके मायके चले जाओ, वो फ्री हो जाए तो उसे खुराना मेंशन छोड़ देना। रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उधर से तुरंत जवाब आया, जी सर। कॉल कट गया। उसके बाद उसने दोबारा नंबर डायल किया। समीर ने तुरंत कॉल उठाया। यस सर। आर्यवीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कुछ पता चला? समीर की आवाज़ थोड़ी धीमी हुई। नहीं सर, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। रिकॉर्ड्स निकलवा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आया। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर आर्यवीर की आवाज़ आई, ठंडी, सपाट, लेकिन इतनी सख्त कि सुनने वाला सीधा हो जाए। समीर। यस सर। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। समीर चुप रहा। आर्यवीर आगे बोला, पूरे 24 घंटे। इन 24 घंटों के अंदर मुझे इस केस की पूरी डिटेल मिलनी चाहिए। किसने शिकायत की, किसने फाइल पास की, रिकॉर्ड कहाँ से आए, किसने क्या साइन किए, सब कुछ। या घोटाला सच में हुआ भी है या नहीं? समीर ने जल्दी से कहा, जी सर। लेकिन आर्यवीर रुका नहीं। उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। और अगर 24 घंटे के बाद भी तुम मेरे सामने जवाब नहीं रख पाए, उसने 2 सेकंड रुक कर कहा, तो रिज़ाइन दे देना। समीर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कुछ सेकंड तक वो फ़ोन को देखता रहा। उसकी हड्डियां तक जैसे ठंड में उतर गई थी। उसने तुरंत कहा, पर सर। कॉल कट गया। कुछ सेकंड तक वो फ़ोन को देखता रहा। उसने तुरंत लैपटॉप खोला और दुगनी स्पीड से काम में लग गया। दूसरी तरफ कार में बैठे आर्यवीर ने फ़ोन नीचे रखा। उसकी नज़र सामने सड़क पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और। उसे नहीं पता था कि अभी शुरू हुआ खेल कितना बड़ा है, लेकिन एक बात तय थी, जिसने भी शेखर शर्मा को फंसाया है वो अब उसके रास्ते में आ चुका था। इधर डोरबेल की आवाज़ सुनकर अवनी उठी और जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर एक ड्राइवर खड़ा था। उसने आदर से कहा, मैडम, सर ने मुझे फ़ोन करके कहा था आपको लेने के लिए। आप जैसे ही फ्री हो जाए मेरे साथ खुराना मेंशन चलिए। अवनी कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। उसके दिमाग में तुरंत एक चेहरा आया। उसने पूछा, सर? ड्राइवर बोला, आर्यवीर सर। कुछ पल के लिए वो चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, ठीक है, आप बाहर इंतज़ार करिए। ड्राइवर सिर हिलाकर बाहर चला गया। अवनी कुछ देर दरवाजे पर ही खड़ी रही। उसे समझ नहीं आया कि ये वही इंसान है जिससे वो अभी कुछ देर पहले लड़कर गया है। क्या करता है, क्या सुनता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। सच में साइको है ये बंदा। पता नहीं कब पीछा छूटेगा इससे। इधर खुराना मेंशन के एक कमरे में विक्रम जी अकेले बैठे हुए थे। कमरे में हल्की खामोशी थी। उनके सामने चाय का कप रखा था, लेकिन काफ़ी देर से वो ठंडी हो चुकी थी। उनके चेहरे पर वही शांत भाव थे जो बाहर से देखने वालों को हमेशा नियंत्रित लगते थे, लेकिन अंदर उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था।
तभी उनके फ़ोन की स्क्रीन जली। उन्होंने कॉल उठाया। सामने वाला बिना समय गंवाए कहा, सर, शेखर शर्मा बाहर आ गए। विक्रम जी की उंगलियां वहीं रुक गई। उन्होंने धीमी आवाज़ में पूछा, कैसे? उधर से जवाब आया, आर्यवीर सर खुद गए थे पुलिस स्टेशन वकील लेकर, और वहीं से उन्हें लेकर उनके घर छोड़कर आए हैं। कुछ सेकंड तक कमरे में पूरी खामोशी रही। विक्रम जी का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उनकी आंखों में आया ठहराव गायब होने लगा। उन्होंने बहुत धीरे से फ़ोन नीचे किया और कुछ सेकंड तक सामने देखते रहे। फिर अचानक उनके चेहरे पर गुस्से की रेखाएं उभर आई। उन्होंने दांत खींच लिए। अगले ही पल फ़ोन उठाकर बिस्तर पर फेंक दिया। उनके चेहरे पर दबा हुआ गुस्सा साफ दिख रहा था। वो धीरे धीरे चलते हुए बोले, इतना ज़रूरी हो गया उसके लिए ये सब? उनकी आवाज़ में नाराज़गी से ज़्यादा बेचैनी थी। वो लड़का खुद जाकर पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा है। उन्होंने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी कड़वी निकली। जिस लड़की को वो पसंद तक नहीं करता था, जो उसे भाव तक नहीं देती, जो उसे ठुकराती रहती है, जिसने उसे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ उसने ज़िंदगी में कभी कदम भी नहीं रखा। वो कुछ सेकंड रुके। उसके दिमाग में आर्यवीर की हालत घूम गई। टूटा हुआ स्टडी रूम, शराब का कैन, हाथ पर कट, और फिर सुबह उसका व्यवहार। उन्होंने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा, जो लड़की उसे घुटन दे रही है, उसी के लिए, उसके परिवार के लिए वो ये सब कर रहा है। उन्होंने आंखें बंद कर ली। पागल हो गया है ये लड़का। लेकिन ये कहते हुए उनकी आवाज़ में गुस्से के साथ कुछ और भी था, डर। वो कुछ देर वहीं खड़े रहे। फिर अचानक जैसे उनके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उनकी आंखें हल्की सिकुड़ गई। उन्होंने धीरे धीरे सोचना शुरू किया, अगर आर्यवीर खुद पुलिस स्टेशन गया तो इसका मतलब है वो इस बात को छोड़ने वाला नहीं है। वो रुकने वालों में से नहीं है। अगर उसने एक बार ठान लिया कि शेखर शर्मा निर्दोष है, तो वो अंत तक जाएगा। और अगर वो अंत तक गया तो... विक्रम जी का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, अगर उसे पता चला... वो वहीं रुक गए, फिर धीरे से कुर्सी पर बैठ गए। अगर उसे कभी पता चला कि ये सब मेरे कारण हुआ, उन्होंने सिर झुका लिया, तो हमारे बीच जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने आंखें खोली। उनके चेहरे पर पहली बार साफ चिंता दिखी। मैं अपने बेटे को जानता हूँ। अगर उसने कुछ ठान लिया है तो वो करके रहेगा, और अगर उसने शेखर शर्मा को बचाया है तो सच्चाई तक पहुँचने की कोशिश जरूर करेगा। उन्होंने गहरी सांस ली। फिर धीरे धीरे उनका चेहरा फिर पहले जैसा ठंडा होने लगा। उन्होंने सामने देखते हुए कहा, लेकिन उसके सच्चाई तक पहुंचने से पहले वो हल्का सा पीछे टिके। मुझे उसके पास कुछ और सच्चाई पहुंचानी होगी। उन्होंने फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। कुछ सेकंड बाद कॉल उठी। उधर से आवाज़ आई, जी सर। विक्रम जी ने बहुत शांत स्वर में कहा, आर्यवीर के लोग इस मामले की जांच कर रहे हैं। सामने वाला चुप रहा। विक्रम जी आगे बोले, मैं चाहता हूं कि इसमें एक आदमी सामने आए। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर उन्होंने कहा, ऐसा आदमी जिस पर उंगली की जा सके, जो ये माने कि उसने फाइनेंशियल गड़बड़ी की और शेखर शर्मा को फंसा दिया। उधर से धीमी आवाज़ आई, समझ गया सर। विक्रम जी के कुर्सी के हत्थे पर उंगलियां रखते हुए बोले, उसका मुंह बंद रहना चाहिए। उसे इतना पैसा दे देना कि उसके परिवार को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। फिर उनकी आवाज़ और धीमी हो गई, ऐसे केसेज बहुत लंबे नहीं चलते। उसे बेचारा दिखाकर बेल भी दिला देंगे। लेकिन एक बात याद रखना। उन्होंने हर शब्द अलग अलग बोला, आर्यवीर तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। सामने वाला चुप रहा। विक्रम जी आगे बोले, उसके पास सच तो जाना चाहिए। वो हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन वो सच जो मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने फ़ोन काट दिया। कमरे में फिर खामोशी फैल गई। विक्रम जी कुछ देर तक बैठे रहे। उनके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी, बस एक अजीब सा तनाव था, जैसे वो खेल खेल तो रहे हों, लेकिन पहली बार उन्हें डर हो कि कहीं उनका अपना ही बेटा एक दिन बोर्ड पलट ना दे। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी थी। अवनी कुछ देर अपने मम्मी पापा के साथ बैठी रही। शेखर जी अब पहले से थोड़ा सामान्य लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे की थकान छुप नहीं रही थी। काफ़ी देर बाद जब गायत्री जी ने उसे वापस जाने को कहा तो उसने ज़्यादा बहस नहीं की। बाहर पहले से खड़ी कार उसका इंतज़ार कर रही थी। पूरे रास्ते वो खिड़की के बाहर देखती रही। आज पहली बार उसका दिमाग शांत नहीं हो रहा था। सुबह से लेकर अब तक जो हुआ था वो सब बार बार उसके सामने घूम रहा था। पापा की गिरफ्तारी, पुलिस स्टेशन, आर्यवीर का वहाँ पहुँचना, उसका बिना कुछ कहे सब संभाल लेना।
फिर उसका कहना कि जिसने भी किया है उसे कीमत चुकानी होगी, और फिर उसका बिना पीछे देखे वहाँ से निकल जाना। वो जितना सोच रही थी उतना ही उलझ रही थी। कुछ देर बाद कार खुराना मेंशन के सामने रुकी। वो धीरे से नीचे उतरी और अंदर चली गई। अंदर हमेशा की तरह सब व्यवस्थित था, लेकिन माहौल आज कुछ अलग था। जैसे घर शांत था, लेकिन उस शांति के नीचे बहुत कुछ दबा हुआ था। जैसे ही वो अंदर आई, उसकी नज़र ड्राइंग रूम में बैठे दिग्विजय जी पर गई। उनके हाथ में रामायण खुली हुई थी, लेकिन वो पढ़ नहीं रहे थे। उन्होंने जैसे ही अवनी को देखा, उनका चेहरा थोड़ा नरम हो गया। उन्होंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। अवनी उनके पास जाकर बैठ गई। दिग्विजय जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बहुत सामान्य आवाज़ में पूछा, कैसा है शेखर बेटा? बस इतना सुनते ही अवनी कुछ सेकंड चुप रही। फिर उसने धीरे धीरे पूरा दिन बताना शुरू किया। कैसे फ़ोन आया, कैसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, कैसे पापा परेशान थे, कैसे उन्हें बाहर आने में समय लगा। उसने ज़्यादा विस्तार नहीं दिया, लेकिन इतना ज़रूर बताया कि मामला गंभीर है और पापा बहुत परेशान हैं। दिग्विजय जी बिना टोके सब सुनते रहे। उनकी आंखों में चिंता उतरती जा रही थी। तभी ऊपर से कदमों की आवाज़ आई। दोनों ने देखा, विक्रम नीचे उतर रहे थे। उनके हाथ में फ़ोन था और चेहरे पर वही नियंत्रित भाव। सीढ़ियों से उतरते हुए उनकी नज़र सामने बैठी अवनी और दिग्विजय जी पर गई। उनके कदम कुछ सेकंड के लिए रुके। उन्होंने दोनों को देखा, फिर उनका चेहरा थोड़ा सख्त हुआ और वो नज़रें हटाकर आगे बढ़ने लगे। दिग्विजय जी ने उन्हें देखकर आवाज़ दी, विक्रम विक्रम। विक्रम रुके, लेकिन पलटे नहीं। दिग्विजय जी फिर बोले, कभी तो कुछ देर मेरे पास भी बैठ जाया करो। आजकल तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, कहाँ रहते हो, कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर विक्रम धीरे मुड़े। उनकी नज़र सबसे पहले दिग्विजय जी पर गई और फिर एक पल के लिए अवनी पर रुकी। उस नज़र में ठंडापन था। उन्होंने बहुत सपाट आवाज़ में कहा, जिसके पास आपके लिए टाइम है आप उसी से बात करिए। उन्होंने हल्की सी हंसी छोड़ी, लेकिन उसमें गर्माहट नहीं थी। मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर वो बिना रुके बाहर की तरफ चले गए। पूरे हाल में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। अवनी का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दिग्विजय जी ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, एक दिन विक्रम को अपनी गलती का एहसास होगा बेटा। अवनी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं है दादाजी, सबकी अपनी सोच होती है, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते। वो कुछ सेकंड रुकी, फिर बोली, अगर पापा को मैं पसंद नहीं हूँ तो कोई बात नहीं। दिग्विजय जी उसकी तरफ देखने लगे। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अवनी उठ चुकी थी। उसने हल्की मुस्कान दी और बोली, मैं कमरे में जा रही हूँ, और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ गई। दूसरी तरफ उसी समय ऑफिस की बिल्डिंग में लगभग सब लोग जा चुके थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। बाहर की ज़्यादातर लाइटें बंद हो गई थी, लेकिन एक केबिन में अब भी रोशनी जल रही थी। आर्यवीर अपने केबिन में बैठा था। सामने फाइलें खुली थी, लैपटॉप स्क्रीन पर कई डॉक्यूमेंट्स खुले थे, लेकिन उसका ध्यान उसमें नहीं था। उसके सामने केस से जुड़े नोट्स भी पड़े थे। समय धीरे धीरे निकल रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। समीर अंदर आया। उसने घड़ी देखी, फिर धीरे से बोला, सर 11 बज गए हैं। आर्यवीर ने नज़र ऊपर उठाई। आर्यवीर ने नज़र नहीं उठाई। समीर थोड़ा रुक कर बोला, बहुत देर हो गई है सर, आप घर नहीं जाएंगे क्या? अगले ही पल आर्यवीर ने नज़र उठाई। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ और था। उसने समीर को देखा, बस देखा। समीर तुरंत सीधा खड़ा हो गया। आर्यवीर ने बहुत शांत लेकिन ठंडी आवाज़ में कहा, जो काम तुम्हें दिया है वो करो। समीर चुप हुआ। आर्यवीर आगे बोला, मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कुर्सी से थोड़ा पीछे होकर कहा, ऑफिस मेरा है या तुम्हारा? समीर तुरंत हकलाया, सर आपका। मैं तो बस। आर्यवीर ने उसकी बात बीच में काट दी, मैं भी तुम्हें याद दिला देता हूँ। उसने टेबल पर रखा पेन नीचे रखा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। समीर की सांस अटक गई। आर्यवीर ने बहुत सपाट आवाज़ में कहा, और 12 घंटे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर उसने जोड़ा, अगर नहीं मिली तो रिज़ाइन तैयार रखना। समीर ने तुरंत सिर हिलाया, यस सर। वो मुड़ा और लगभग जल्दी जल्दी बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने लंबी सांस ली। उसकी हथेलियाँ ठंडी हो चुकी थी और अंदर
आर्यवीर फिर उसी फाइल की तरफ देखने लगा। अवनी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे तक आई। पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद उसके कदम भारी हो चुके थे। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही जैसे बाहर की सारी आवाज़ें पीछे छूट गई। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। बालकनी का पर्दा हवा से थोड़ा हिल रहा था और सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके अंदर कुछ भी सामान्य नहीं था। उसने धीरे से अपना दुपट्टा उतारकर कुर्सी पर रखा और बिस्तर के किनारे बैठ गई। आज पूरे दिन में पहली बार उसे अकेले बैठने का मौका मिला था और जैसे ही अकेली हुई, उसके दिमाग में एक साथ बहुत सारी बातें घूमने लगी। पापा का चेहरा, मम्मी की आंखें, पुलिस स्टेशन, आर्यवीर, उसका कहना, अगर मैंने किया होता तो सच तुम्हारे सामने होता। उसने आंखें बंद कर ली। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अवनी ने सिर उठाया। दरवाज़ा खुला और नैना जी अंदर आईं। उनके चेहरे पर हमेशा वाली नरमी थी, लेकिन आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने कमरे में आकर दरवाज़ा धीरे से बंद किया और उसके पास आकर बैठ गईं। कुछ सेकंड तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर बहुत प्यार से पूछा, तुम्हारे पापा ठीक है ना बेटा? अवनी ने उनकी तरफ देखा। उसे पता नहीं क्यों उस एक सवाल में इतनी सच्ची चिंता महसूस हुई कि उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ मॉम, अब ठीक हैं। नैना जी ने गहरी सांस ली और बिस्तर पर थोड़ा ठीक से बैठ गई। फिर बहुत शांत आवाज़ में बोली, बेटा, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी परेशानियां आती हैं जहां फैसले दिमाग से नहीं दिल से लेने पड़ते हैं। अवनी उनकी तरफ देखने लगी। नैना जी आगे बोली, मुझे पता चला आर्य ने तुम्हारे पापा की मदद की। वो हल्का सा मुस्कुराई। मैं नहीं जानती बेटा तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, और सच कहूँ तो मैं जानना भी नहीं चाहती। हर रिश्ते की कुछ बातें सिर्फ उन दो लोगों के बीच होती है जो एक दूसरे की सांसों से जुड़े होते हैं। उन्होंने उसके हाथों पर हाथ रखा। लेकिन बेटा, मैं इतना ज़रूर चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताओ, एक दूसरे को समझो। इतना तो मैं जान चुकी हूँ कि तुम बहुत ही समझदार और मजबूत लड़की हो, लेकिन मैं अपने आर्य के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। शायद हालात ने उसे बहुत ज़िद्दी बना दिया है। उनकी आवाज़ और नरम हो गई। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा नहीं होता जो एक पल में बन जाए और एक पल में टूट जाए। अवनी चुप रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा, उसके दिमाग में अचानक अपनी मम्मी का चेहरा आ गया। आज जब उसके पापा घर आए थे, जिस तरह गायत्री जी ने उन्हें गले लगाया था, जैसे उनकी सांस वापस आई हो। उसकी आंखें हल्की भर गई। उसने नज़रें नीचे कर ली। नैना जी ने उसकी आंखों की नमी देख ली। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसके सिर पर हाथ रख दिया और बहुत धीरे से बोली, सब ठीक हो जाएगा बेटा, ज़्यादा परेशान मत हो। उस स्पर्श में कुछ ऐसा था कि अवनी के अंदर जमा तनाव थोड़ा टूट गया। वो कुछ सेकंड उन्हें देखती रही, फिर बहुत धीरे से बोली, मॉम। नैना जी मुस्कुराई। हाँ बेटा, अवनी ने हल्की झिझक के साथ कहा, मैं आपकी गोद में सिर रख कर लेट जाऊँ क्या? एक पल के लिए नैना जी बस उसे देखती रहीं, फिर उनकी आंखें हल्की भर गई। उन्होंने तुरंत अपने हाथ फैलाते हुए कहा, ये भी कोई पूछने की बात है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माँ की गोद हमेशा अपने बच्चों के लिए खाली ही रहती हैं, और बेटियाँ तो वैसे भी माँ की शान होती हैं। अगले ही पल उन्होंने अवनी का सिर अपनी गोद में रख लिया और उसके बालों में धीरे धीरे उंगलियां चलाने लगी। कमरे में कुछ देर खामोशी रही। अवनी को जाने क्यों बहुत समय बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके अंदर के शोर को थोड़ा धीमा कर दिया हो। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, एक बात पूछूं मॉम? नैना जी मुस्कुराई। पूछो बेटा, जो पूछना है पूछो। अवनी कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, पापा और आर्यवीर। वो रुकी। उन दोनों के बीच इतना डिफरेंसेस क्यों है मॉम? नैना जी की उंगलियां कुछ पल के लिए रुक गई। अवनी धीरे से बोली, वो सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपकी बात कभी नहीं टालते, लेकिन पापा को हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी फैल गई। नैना जी ने धीरे से गहरी सांस ली। उन्होंने सामने देखा, जैसे बहुत पीछे लौट गई हों। फिर बहुत शांत आवाज़ में बोली, बेटा, इसमें गलती तुम्हारे पापा की ज़्यादा है। अवनी चुपचाप सुनने लगी। नैना जी बोली, तुम्हारे पापा बिजनेस के पीछे इतना भागते रहे कि उन्होंने मुझे और आर्य को समय देना धीरे धीरे बंद कर दिया। उन्होंने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान दर्द वाली थी।
शुरू में मुझे लगा कि बड़ा बिजनेस है, यही ज़िंदगी है, उसे संभालना पड़ता है, आदमी काम करता है घर के लिए। लेकिन धीरे धीरे मैंने अकेले रहना सीख लिया। उन्होंने धीरे से कहा। मैंने अपना खालीपन छुपाने के लिए किटी पार्टी ज्वाइन कर लिया। लोगों बाहर के कामों में बिजी होने लगी। उनकी आवाज़ हल्की भर गई। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बच्चा भी अकेला हो रहा है, उन्होंने आंखें बंद कर ली। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़कर आर्य पर ध्यान देना शुरू किया। अवनी ध्यान से सुन रही थी। नैना जी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम जानती हो, मेरा 10 साल का आर्य एक दिन मेरे पास आया था। उसकी आंखें भीग गई। मैं कमरे में बैठी थी, शायद रोई भी थी, और उसने मेरे पास बैठकर कहा था। उन्होंने धीरे से कहा, मॉम, आप फिर से किटी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। मैं खुश हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसे पूरी रात किसी का इंतज़ार करते हुए नहीं देख सकता, किसी के लिए तड़पते हुए नहीं देख सकता। आप जिस चीज़ में खुश रहना चाहती हैं उसमें खुश रहिए, अपनी खुशी ढूंढिए। अपना टाइम जहाँ लगाना चाहती हैं लगाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। नैना जी की आवाज़ धीमी हो गई। उस दिन मैंने पहली बार समझा मेरा बच्चा उससे उस दिन मैंने पहली बार समझा मेरा बच्चा उम्र से पहले बड़ा हो रहा है। उन्होंने अवनी को बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। उस दिन के बाद मैंने सब छोड़ दिया और अपना समय उसे देना शुरू किया। तुम्हारे पापा को भी मैंने बहुत समझाया, उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा। लेकिन शायद देर हो चुकी थी। उन्होंने धीरे से कहा, मेरे लिए उसके दिल में दर्द दबता गया, लेकिन तुम्हारे पापा के लिए शिकायतें बढ़ती गई। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, रात को बिजनेस, छुट्टी में क्लब, दोस्तों के साथ पार्टी, घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहना। उन्होंने आंखें झुका ली। जब तक विक्रम को समझ आया तब तक हमारा आर्य इतना बड़ा हो चुका था कि उसे अब किसी की ज़रूरत महसूस होना बंद हो गई थी। उन्होंने धीरे से कहा, फिर जब वो 18 साल का हुआ उसने खुद बिजनेस संभालने की जिद कर ली। अवनी ध्यान से सुन रही थी। नैना जी हल्का मुस्कुराई, लेकिन आंखें भीग गई। मैंने बहुत मना किया था, मैंने कहा था बेटा अभी नहीं, उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन वो बोला था। उस नैना जी की आवाज़ बदल गई, जैसे वो वही सुन रही हूँ जिस बिजनेस ने मेरा बचपन छीना है मॉम, उसी बिजनेस में मैं नंबर 1 बनूंगा और अपने डैड को दिखाऊंगा कि काम करके भी परिवार संभाला जा सकता है। नैना जी की आंखों से आंसू निकल आए। वो बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, उस दिन मुझे समझ आया, मेरा बच्चा गुस्से में नहीं है, वो बस बहुत सालों से अकेला है। कुछ देर कमरे में खामोशी रही, फिर उन्होंने अवनी की तरफ देखकर कहा, आज भी वो अपने पापा से नफरत नहीं करता। उन्होंने हल्का सा मुस्कुराया। अगर विक्रम तकलीफ में हो तो सबसे पहले वही भागेगा। उन्होंने गहरी सांस ली। लेकिन बहुत सारी शिकायतें हैं जो वो कह नहीं पाता। फिर उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, शायद इसी वजह से वो इतना ज़्यादा जिद्दी है, रिश्तों को लेकर इतना सख्त है। उन्होंने प्यार से कहा, मैं चाहती हूँ बेटा तुम्हारी शादी जैसे भी हुई हो, लेकिन तुम और आर्य एक दूसरे को समझो। अवनी कुछ देर चुप रही। उसने आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से बोली, मैं वादा नहीं करूँगी मॉम। उसने ऊपर देखकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। नैना जी मुस्कुराई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बस इतनी कोशिश ही कभी कभी पूरी ज़िंदगी बदल देती है बेटा। मेरा आर्य कभी किसी से लड़ता नहीं था, लेकिन तुमने आकर उसे लड़ना सिखा दिया, तुमसे भी और अपने पापा से भी। कम से कम कहीं तो वो अपने दिल का गुस्सा निकाल पाता है। ये बोलते हुए उन्होंने अवनी के माथे को चूम लिया और बोली, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, एक दिन तुम लोगों का रिश्ता सबसे ज़्यादा मजबूत और ख़ास होगा और मेरे आर्य के जीवन में खुशियाँ लौट आएंगी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।